हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये पेपर सेकंड वालों के लिए भाई, ठीक है। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर सेकंड वालों के लिए है। सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग सीटेट 7 जुलाई को एग्ज़ाम देने वाले हैं सीटेट का, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई। और उसके बाद जो सीटेट के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई। आप लोग जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और टाइम मैनेजमेंट सही होगा। ओके, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सीटेट के एग्ज़ाम में समय का मैनेजमेंट यानी टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए इसमें मैथ पेडागोजी दोनों शामिल है भाई। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट मैथ के सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं वे लोग जा करके पिछले प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। देखिए, इजी टू हार्ड प्रैक्टिस सेट। अब जो है इजी से धीरे धीरे हार्ड प्रैक्टिस सेट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है भाई। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? बताइए भाई, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? देखिए, बैठक में कुल सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी है भाई? 4/25 है, ठीक है। माना बैठक में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, ठीक है। माना बैठक में कुल सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या बराबर 100 है। ओके, अब महिलाओं की संख्या सदस्यों की संख्या का प्रतिशत, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं भाई, स्पेस भी तो नहीं है, यहीं पर निकालते हैं भाई। देखिए, महिलाओं की संख्या और सदस्यों की कुल संख्या का प्रतिशत। तो देखिए 100 गुणे 4/25, ठीक है। 25 चौका 100, 4 चौक 16, यही आपका आंसर आ गया भाई, 16%। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? बताइए भाई, क्या है? चलिए देखते हैं। स्पेस थोड़ा कम है भाई, इसी में मैनेज करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। सामान की पुरानी कीमत, सामान की पुरानी कीमत आप लोग पूरा अच्छे से लिखते हुए चलिएगा, ठीक है भाई। हमारे पास देखिए स्पेस नहीं है और ज़्यादा हम लिखने की कोशिश करेंगे तो टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इसलिए हम जो बोल रहे हैं आप लोग वैसे ही लिखते चलिएगा, ठीक है। सामान की पुरानी कीमत बराबर 500 रुपये, ठीक है। सामान की पुरानी कीमत बराबर 500 रुपये। तो प्रश्नानुसार दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, ठीक है, कमी की। अब सामान के नए मूल्य में कमी बराबर, देखिए, अब सामान के नए मूल्यों में कमी बराबर कितना हो जाएगा? 500 गुणे 10/100, ठीक है। तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना? 10 बचे 50। ओके, अब
सामान का नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य माइनस मूल्य में कमी। ठीक है, सामान्य का, सामान है भाई, सामान्य मत समझिएगा। सामान का नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य माइनस मूल्य में कमी, यानी पुराना मूल्य कितना था भाई 500 माइनस मूल्य में कमी कितना हुआ 50। ठीक है, 50 तो घटकर कितना आ जाएगा 450। ठीक है, 450 आ गया और यही आपका आंसर है भाई, 450 ही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में का एक डाटा सेट दिया गया है। देखिए -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। डेटा का परिसर क्या है? डेटा का परिसर क्या है भाई बताइए। दिए गए डाटा का परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर बराबर क्या होता है भाई देख लीजिए। डेटा का परिसर बराबर उच्च माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना है भाई? उच्च सीमा 8 है। ठीक है, उच्च सीमा 8 है माइनस निम्न सीमा कितना है भाई -8 है। ठीक है, अब माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो 8 + 8 बराबर 16 के। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया भाई 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। देखिए, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। एच टी एच टी टी, एच एच टी एच एच। एच का मतलब चित्त और टी का मतलब पट है। तो चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है भाई? चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 बार उछाला गया है ना, और पूछ रहा है चित्त। चित्त भाई, चित्त मतलब एच। ठीक है, 1 एच, 2, 3, 4, 5, 6 एच है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न में कुल परिणामों की संख्या बराबर, परिणामों की संख्या, परिणाम संख्या बराबर 10 है। ठीक है, अब चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या बराबर 6 है। तो चित्त प्राप्त करने की संभावना, चित्त प्राप्त करने की संभावना बराबर 6/10, 2/3 6, 2 पंचे 10। ठीक है, आपका आंसर कितना निकल कर आ गया 3/5। ओके, यही आपका आंसर हो गया। कहाँ भाई 3/5? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक व्यंजक 3/7 प्लस
7/8 बराबर 25/56 दिखाता है कि, क्या दिखाता है भाई, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं, या फिर परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त होती हैं, या परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त होती हैं, या फिर परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता? किसमें शीर्ष नहीं होता भाई, बताइए। पिरामिड में, शंकु में, प्रिज्म में, गोला में। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, गोला में। ठीक है, पिरामिड, प्रिज्म और शंकु में 3D आकृतियों में शीर्ष होता है, जबकि गोला में शीर्ष नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 5/7 का पूरे का घात 4 गुणे 5/7 पूरे का घात -3 बराबर 5/7 पूरे का घात 5x - 2 हो तो यक्स है। यक्स क्या है भाई? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 5/7 ब्रैकेट में पूरे का घात 4 गुणे 5/7 पूरे का घात -3, फिर देखिए ब्रैकेट बराबर 5/7 ब्रैकेट में और 5x - 2 पूरे का घात है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो घात है ना 4 - 3 ये घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5/7 पूरे का घात 1। ठीक है, 1 आ जाएगा भाई, पूरे का घात 1 बराबर 5/7 पूरे का घात 5x - 2। ठीक है, 5x - 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 5x - 2 बराबर 1 के। ठीक है, 5x - 2 बराबर 1 घात के ना बराबर है। अब 2 जो है ना 1 की तरफ चला जाएगा, ये 2 इस तरफ चला आएगा भाई, तो 5x बराबर 2 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 + 2। अब 5x बराबर 3 के, तो x बराबर 3/5 के। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया भाई, 3/5। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन है भाई, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, इसका आंसर जान लीजिए। देखिए मानिए कि 3 परिमेय संख्याएं हैं जहां a बराबर 3/5, b बराबर 2/3 और c बराबर -5/6 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य निकालना है भाई, बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, a प्लस ब्रैकेट में b + c ब्रैकेट बंद बराबर b प्लस ब्रैकेट में a + c। ओके,
यही ऑप्शन सही है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए इसको स्किप करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है ज्यामितीय निरूपण, ठीक है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, ठीक है, ज्यामितीय निरूपण पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है। बताइए भाई कौन? हिस्टोग्राम या फिर पाई चार्ट या फिर दंड आरेख या फिर पिक्टोग्राफ यानी चित्रलेख। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट एक ऐसा ज्यामितीय निरूपण है जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि क्यों एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है, p क्या है भाई? q अपान q का वर्ग या q अपान q का वर्गमूल या फिर q अपान q के बराबर या फिर q अपान q से बड़ा। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, q अपान q का वर्गमूल। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर निकालते हैं। माना प्रश्नानुसार q एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो q का वर्ग है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए भाई, क्यों क्यों दोनों बार बोल दिए। देखिए, क्यों एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो p का वर्ग है, तो क्यों बराबर p का वर्ग। ठीक है, तो p बराबर क्यों के, अब p बराबर अंडर रूट क्यों, यानी p क्यों का वर्गमूल है। ठीक है, क्यों p का वर्गमूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 121 का मान है, क्या है भाई? देखिए सॉल्व करते हैं इसे भाई। हाँ देखिए, 91 अंडर रूट प्लस 70 अंडर रूट प्लस 121 अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, 91 प्लस अंडर रूट 70, ठीक है, अंडर रूट 70 और 121 किसका वर्ग है भाई? 11 का। ठीक है, 121 11 का वर्ग है। ओके, अब देखिए इसके बाद 91 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 70 और अंडर रूट 11 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस अंडर रूट 81। ठीक है, 81 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिए, अंडर रूट 91 प्लस 9 9 81। ठीक है, 81 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा ना, 9 9 81, इतना हो गया। अब देखिए आगे, 91 प्लस 9 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 100 अंडर रूट में, और अंडर रूट हटेगा तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट का मतलब वर्ग भाई। ओके, तो यही है आपका आंसर 10। देखिए भाई ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 10। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है, कितना है भाई पौधों की संख्या? चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाई। चलिए निकालते हैं। देखिए 784, ठीक है 784 है ना, 784 का निकालते हैं। पहले 2 से ले जाइए भाई, 2 से ले जाइए, 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 3 हो गया यहाँ पर, 7 में से 4 जाएगा, 3 आ गया और 8 38 अभी छोटा पड़ रहा है भाई, क्योंकि 4 से किसी भी अंक से भाग देंगे तो 38 से ज़्यादा ही आएगा, इसलिए 4 को भी उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग 8 से भाग देंगे, ठीक है। 8 से 8 अठाई 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है। कट गया पूरा का पूरा। देखिए भाई यहाँ पर एक बार 2 से भाग गया है और एक बार 8 से, ठीक है। तो 28 यहाँ पर आएगा और यही 28 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कहाँ है भाई 28? ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, 28 आपका आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2 राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइए भाई कौन सा सत्य है? यदि 2 राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइए भाई कौन सा सत्य है? देखिए उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, या फिर उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है, या फिर उनके संबंधित मानों का योग एक समान बना रहता है, या फिर उनके संबंधित मानों का अंतर एक समान बना रहता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिया है 7y गुणे 6 अपान y, ठीक है। तब y का मान क्या होगा भाई? y का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7y गुणे 6 अपान y, ठीक है, यही है ना। y के स्थान पर 4 रखने पर, y के स्थान पर लिखते हैं हम, y के स्थान पर 4 रखने पर, y के स्थान पर 4 रखने पर कितना आएगा भाई? 74 हो जाएगा, ठीक है। अब 74 से 6 में गुणा करिए, 6 चौक 24 हासिल 2, 7 छक 42, 42 2 44, 44 आ गया ना। देखिए y का मतलब है कि ऐसा गुणा किया जाए कि संख्या एक समान हो, संख्या का अंक जो है एक समान हो। देखिए 4 4 4 आया है ना, y 4 4 4, अतः y बराबर 4 के, यही उचित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया है
700 बोल रहे हैं 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी स्तर की ऊंचाई क्या होगी? बताइए भाई, टैंक में पानी स्तर की ऊंचाई क्या होगी? दिया है टैंक का आयतन, ठीक है। टैंक का आयतन, टैंक का आयतन बराबर 140 मीटर क्यूब, ठीक है। और टैंक का क्षेत्रफल बराबर, टैंक का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर यही होता है ना। टैंक का क्षेत्रफल बराबर कितना है भाई? 700 मीटर स्क्वायर। अब टैंक का आयतन बराबर, टैंक का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई। ओके। अब देखिए टैंक का आयतन कितना है? 140, ठीक है, बराबर टैंक का क्षेत्रफल यानी टैंक का लंबाई और चौड़ाई कितना है? 700, ठीक है। और ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है भाई, ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब ऊंचाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा भाई? 140/700, ठीक है। ऊंचाई बराबर 140/700 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 14 का नम 14, 14 पचे 70, ठीक है। तो 1/5 मीटर, 1/5 मीटर बराबर 20 सेंटीमीटर के, ठीक है। 1/5 मीटर बराबर 20 सेंटीमीटर के, ठीक है। यही आपका आंसर है भाई। 1 मिनट, 20 सेंटीमीटर थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ओके, यही आपका आंसर हो गया भाई। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? बताइए भाई, मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ICT का उपयोग, रोल प्ले, मॉडलों का प्रयोग, या फिर बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न हल करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रोल प्ले। रोल प्ले, ठीक है। रोल प्ले मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति होती है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने पर हमें पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, ठीक है। हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं, ठीक है। 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बताइए भाई, क्या कह सकते हैं? बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया है। संख्याओं को गुणा करने के लिए
उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए, या फिर उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई है, या फिर समस्या एक गुणा समस्या है और योग समस्या नहीं है, या फिर उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? बताइए भाई, कौन सी की जानी चाहिए? समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, या फिर बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी के समय को कैसे पढ़ा जाए भाई, बढ़ा जाए नहीं, या फिर बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें, या फिर विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, बच्चों को समय की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए या फिर प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना उचित रहता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? भाई, कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? छात्रों के विकास की निगरानी करना, मॉनिटरिंग स्टूडेंट ग्रोथ, या फिर निर्णय लेना, या फिर पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, या फिर रैंकिंग यानी प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, डी। ठीक है, डी ऑप्शन है, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। ठीक है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन है भाई? प्रदर्शन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या फिर व्याख्यान विधि, जिसे हम लोग लेक्चर मेथड कहते हैं, या फिर गतिविधि आधारित अधिगम, एक्टिविटीज़ बेस्ड, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि। किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन यानी नए समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। ठीक है, समस्या समाधान को प्रबंधन में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। अतः प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान विधि सर्वोत्तम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? बताइए भाई, कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? एक समस्या को कई बार हल करना, या फिर किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, या फिर
सभी सूत्रों को याद करना या शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उनका सही ढंग से नकल करना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ जल्दी बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि गणित को सीखने के लिए विभिन्न तथ्यों, नियमों, सूत्रों का आकलन एवं निगमन अत्यंत आवश्यक पहलू हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चों को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है, या फिर कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं या बात करेंगे, या फिर बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है, या फिर बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी ही सही है भाई। बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? बताइए भाई इस भ्रम का कारण क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। देखिए, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता है, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया, या फिर अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया, या फिर कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया। ठीक है, शिक्षक द्वारा सिखाए गए तथ्य से छात्रों के बीच यदि उलझन उत्पन्न होता है तो इससे स्पष्ट होता है कि अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। गणित शिक्षण में तथ्यों को यदि दैनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए तो छात्रों को तथ्य समझने में आसानी होगी तथा गणित शिक्षण के कार्य में रोचकता आएगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए भाई कौन सा हो सकता है? देखिए, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और
उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। या फिर गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने यानी अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। या फिर गणित के विषय के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना, या बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यह गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है क्या है भाई? बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, या फिर प्रगति रिपोर्ट भरना, या फिर अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चों की समझ में अंतर जानना। ठीक है, अनुसंधान के माध्यम से विकसित नई चिकित्सा पद्धतियों के सामान्य प्रयोग से पूर्व इनके प्रभाव व कुप्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया गया शोध नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। अतः गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की समझ में अंतर जानना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण किस में सहायक है भाई? पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, या फिर पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, या फिर खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, या फिर कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ठीक है, गणित में उपचारात्मक शिक्षण कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायक है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, नोट करते हुए चलिएगा, अध्यापक एवं छात्र में, ठीक है, अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित किया जाए। दूसरा है, उपचार की योजना स्पष्ट रूप से बना लेनी चाहिए एवं उसके कार्यान्वयन, ठीक है, कार्यान्वयन में सावधानी से काम लिया जाए। और तीसरा है, अध्यापक जो है विस्तृत दृष्टि योग अपनाएं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? बताइए भाई, मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन, या फिर मेमोराइजेशन, या फिर एस्टिमेशन यानी आकलन, या फिर मेजरमेंट मापन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मेमोराइजेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव क्वेश्चन है ना, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई। मार्गदर्शन, आकलन, मापन एक गणितीय प्रक्रिया है, जबकि रटना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कथन है किसका है भाई? क्या कथन है? असत्य है, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, या फिर सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं, या फिर असत्य है क्योंकि गणित सटीक है, या फिर सत्य क्योंकि त्रुटियां
प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। ठीक है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कथन सत्य है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। सांख्यिकी में एक त्रुटि या दोष एक गलती नहीं है, बल्कि एक गणना है। मापन या अनुमान के द्वारा प्राप्त मान तथा स्वीकृति सत्य, निर्दिष्ट या सैद्धांतिक रूप से मान के बीच अंतर है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई इसमें आई थिंक हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है, या फिर यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा, या फिर आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं, या फिर शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन आवश्यक किया जाना चाहिए। ठीक, अवश्य किया जाना चाहिए। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ सी सही है भाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सी क्या है, देखिए आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था। उसने आयतन निकाला। गणना में त्रुटि का कारण है। क्या है भाई त्रुटि का कारण, बताइए। छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं, या फिर एक मिनट भाई, या फिर छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, या फिर छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, या फिर छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये तो थे मैथ के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें मैथ और मैथ पेडागोजी दोनों शामिल था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सीटेट यानी टीचिंग से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट भर भर के मिल जाएंगे। ओके, और वनडे एग्ज़ाम के भी प्रैक्टिस हैं भाई। आप अगर वनडे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एसएससी लेवल का प्रैक्टिस सेट आपको एक प्रैक्टिस सेट फॉर वनडे एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।